वेलकम टू रेपो सॉफ्टवेयर। मैं हूं आपका एमपीएसआई गाइड और आज इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हम चर्चा करने वाले हैं आपके टाइपिंग रूल्स को लेके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन थी रूल्स में। जैसे कि दी हुई है तो उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और किस प्रकार से कैलकुलेशन आपकी एग्ज़ाम में रहेगी। सेकेंडली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी जो सॉफ्टवेयर का जो करंट वर्जन है उसमें किस प्रकार एक आप वन वर्ड बैकस्पेस या फिर ओनली वर्ड हाईलाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विस्तार से आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी और आपकी सारी डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि अभी इस वीडियो में मैं स्टेनो और एएसआई दोनों भाइयों के लिए यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है। स्टेनो वालों का कुछ रूल्स में परिवर्तन है, जैसे कि एएसआई वालों से रूल्स उनकी थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका जो एरर है, एरर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्लस जो एरर टाइप्स हैं वो दोनों सेम है आपके स्टेनो और एएसआई वालों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एग्जाम कंडक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वहां पे, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको स्टेनो वालों के लिए जो रूल बुक है उसको मैं एक एक क्लियर करूंगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टेनो वाले भाइयों के लिए इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 3, ठीक है। ये पेज नंबर 39 पे आपको होगा। आप सबके पास रूल बुक तो होगी ही, तो उसमें भी आप खोल के साथ ही साथ इस चीज को समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये है आपका सुबेदार पोस्ट के लिए, ठीक है, शीघ्र लेखक प्रौद्योगिकी परीक्षा के लिए है ये। और इसमें क्या है, ये कुल अवधि इसमें 1 घंटा मिलेगी, ठीक है। एएसआई वालों के लिए भी 1 घंटा है और साथ ही साथ स्टेनो वालों को भी 1 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम ड्यूरेशन। साथ ही साथ यहाँ पे कुल अंक 100 नंबर है, ये भी कॉमन है आपका एएसआई और स्टेनो के लिए। और न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो रहने वाला है वो है 30, ये भी आपका कॉमन है। 30 मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स होती है, ठीक है ना। मतलब आपको 100 नंबर का 30% आपको इस एग्जाम में स्कोर करना है लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूनतम जो मार्क्स है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इतना आपको होना जरूरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं हर एक पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिंदी आशुलिपि जो कि शॉर्ट हैंड होती है, श्रुति लेख जो कि डिक्टेशन होती है, और अनुलिपि जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, और साथ ही साथ टंकन जो कि टाइपिंग परीक्षा होती है, उसके बारे में यहाँ उल्लेख की गई है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट है ये कि हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के लिए दिया जाएगा। दिए गए श्रुतिलेख की अनुलिपि का टंकन भी करना होगा। कुल 2 हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख 5 मिनट प्रत्येक के लिए दिए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपको एक 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। जिसकी जो स्पीड होगी, जो बोलने की स्पीड होगी वो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, दिए गए श्रुतिलेख की अनुलिपि का टंकन भी करना होगा। मतलब आपको उसके बाद 5 मिनट आपको और मिलेगी ड्राफ्टिंग के लिए, जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करने के लिए आपको 5 मिनट मिलेगी और इस प्रकार से 5-5 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी 2 डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका। स्टेनो वालों के लिए भी सेम और एएसआई वालों का भी 2 शिफ्ट में होगा। तो एक शिफ्ट में आपको 5 मिनट की डिक्टेशन और दूसरे शिफ्ट में आपको 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब उसका सब पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने पर से 5 मिनट प्रत्येक के लिए 2 आशुलिपि श्रुतिलेख दिए जाएंगे, ये आपको मैंने बता दिया। सेकंड क्या है, प्रत्येक श्रुतिलेख के बाद से 5 मिनट प्रारूप ड्राफ्ट पढ़ने के लिए और सुधारने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको 5 मिनट जो है ड्राफ्ट यानी शॉर्ट हैंड जो आप प्रिपेयर करोगे ड्यूरिंग डिक्टेशन, उसको पढ़ने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए दी जाएगी।
और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि टंकन 20 मिनट प्रत्येक आशुलिपि श्रुतिलेख टंकन के लिए दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपको 20 मिनट्स दी जाएगी टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे पूरा जो 30 मिनट्स है वो कैसे कंज्यूम हो रहा है, कैसे कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको दी जाएगी। सेकेंडली आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको इसी आधे घंटे में सारा चीज अपने कार्य को मतलब पूरा करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 क्या है ये, आशुलिपि के प्रत्येक हिंदी श्रुतिलेख का मूल्यांकन प्रत्येक के 10 अंक अधिकतम दी जाएगी। मतलब क्या है ये कि शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करने के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है शॉर्ट हैंड के लिए, 10 नंबर। और उसके बाद उसका अगर आप टाइपिंग करते हैं, उसका आप टाइपिंग देते हैं तो उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक के 40 अंक मिलेंगे। आशुलिपि के प्रत्येक हिंदी श्रुतिलेख की अनुलिपि के टंकन का मूल्यांकन प्रत्येक के 40 अंक अधिकतम से होगी। मतलब क्या कि 40 मार्क्स का आपका टाइपिंग होगा और 10 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड प्रिपरेशन के लिए आपको दी जाएगी। अब चलिए इसका पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। अब इसका सब पॉइंट नंबर क पढ़ते हैं, पूर्ण त्रुटि। अब यहां से जो भी बच्चे हैं एएसआई और स्टेनो, यहां से उन दोनों के लिए रूल्स और रेगुलेशन सेम है, स्टेनो सेम रूल्स, ठीक है। तो यहां से हम चीजों को अब एक साथ लेके चलेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे अब देखिए अब क्या है, अब पूरे चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे, किस प्रकार से मिस्टेक्स कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी भी दिक्कत थी, ये रूल बुक को वो अच्छे ढंग से डिकोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो थोड़ी हार्ड हिंदी का यूज होता है, ठीक है ना। और हम लोग नॉर्मल डेज में सरल हिंदी में बात करते हैं, तो इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस घबराने की बात नहीं है। मैं आपको हर एक पॉइंट को कवर करके इस चीज को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, पूर्ण त्रुटि के अंदर क्या है, प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी चीज को लेके क्या कहते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शब्द और संख्या। तो शब्द का मतलब है वर्ड और संख्या का मतलब है न्यूमरल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू। यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि कोई आपका शब्द छोड़ने पे कोई नंबर कट रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है न्यूमरल वैल्यू। जैसे पैसेज में कुछ दिनांक डेट दी हुई होगी, ठीक है, वो भी एक कहीं ना कहीं शब्द के बराबर ही है। उसके बाद कोई ऐसा न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर अगर आप कोई भी संख्या या फिर शब्द यानी वर्ड छोड़ते हो तो उसको ओमिशन एरर कहते हैं, ओमिशन एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे लिखना था क्या मैं वहां जा सकता हूं, ठीक है ना। आपको ये पैसेज में लिखना था, आपने क्या लिखा, क्या वहां जा सकता हूं, तो आपने यहां मैं छोड़ दिया, ठीक है। तो वो आपका ओमिशन एरर में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओमिशन एरर में जाएगा। तो आपको इस पॉइंट का क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं कि प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ने पर, प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ने पर, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडिशन एरर, एडिशन एरर। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको लिखना था क्या मैं वहां जा सकता हूं, आपने यहां लिखा क्या मैं भी वहां जा सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका बन गया एडिशन एरर, क्योंकि आपने यहाँ भी जो है अपने मर्जी से ऐड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना था, टाइप करना था क्या मैं वहां जा सकता हूं, आपने वहां पे टाइप कर दिया क्या मैं भी वहां जा सकता हूं, तो जो भी है आपका एडिशन एरर के अंदर चला गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है एडिशन एरर। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब वो क्या है, वो है गलत शब्द संख्या के
प्रत्येक परिवर्तन पर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में रही है। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, गलत शब्द संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर। तो ये परिवर्तन बैकस्पेस को नहीं बोला जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बैकस्पेस होता तो इसको सुधार करना कहा जाता है, सुधार, ठीक है, सुधार। लेकिन यहाँ परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा इस चीज को, कि मान के चलिए आपको यहाँ लिखना था, आपको यहाँ लिखना था क्या मैं वहां जा सकता हूं, और आपने यहाँ लिख दिया क्या मैं यहाँ जा सकता हूं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पैसेज में आपका जो वर्ड यहाँ पे है वो है वहां, लेकिन आपने यहाँ पे यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड। ठीक है, और इस एरर को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एरर, सब्स्टिट्यूशन एरर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये कोई बैकस्पेस के लिए रूल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज इसी पॉइंट में है बच्चों को कि सर इसका मतलब तो कहीं बैकस्पेस से डिलीट करके मैं लिखता हूं तो वो कहीं मेरा नंबर तो नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को समझने की आपको आवश्यकता है, इसको सब्स्टिट्यूशन एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, और वो क्या है कि प्रत्येक सही शब्द संख्या के साथ गलत शब्द संख्या की अदला बदली करना जो परिच्छेद में नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को भी आप समझना, सेम एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि मान के चलिए यहाँ पे जो है आपको लिखना था, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना था क्या मैं वहां जा सकता हूं, वहां, इसको वहां कर देते हैं फिर से, वहां जा सकता हूं। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, क्या वहां मैं जा सकता हूं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्या वहां मैं जा सकता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं का जो स्थान था वो आपने यहाँ पे डाल दिया है, जो वहां का स्थान था आपने क्या के बाद डाल दिया है। बात समझ रहे हैं, आपने इन दोनों शब्द की अदला बदली कर दी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर। ठीक है, समझ में आई बात। इस वाले केस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। यहाँ पे जो दोनों शब्द है वो आपका ट्रांसपोज एरर होगा। ठीक है, ये दोनों शब्द मतलब एक ट्रांसपोज एरर इसको गिना जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गई चौथी पॉइंट। अब मैं बढ़ता हूं पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रत्येक शब्द संख्या जो गद्यांश में नहीं है, जैसे पाठशाला के स्थान पर पाठशाला या सरकारी के स्थान पर सकरारी जोड़ना आदि। अब ये क्या कंडीशन है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पे लिख रहे हो पाठशाला, ठीक है, पाठशाला लिखना था, आपने लिखा पाशाला। ठीक है, यहाँ पे जो ठ था, ठ को आपने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये स्पेलिंग एरर, आप तो बोलोगे सर ये तो स्पेलिंग का मिस्टेक है क्योंकि एक कैरेक्टर यहाँ पे छूट गया है, नहीं है, तो ये तो स्पेलिंग मिस्टेक में कायदे से जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, यह है आपका सब्स्टिट्यूशन एरर, सब्स्टिट्यूशन एरर। ठीक है ना, तो ये आपका जो पांचवा जो पॉइंट है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन एरर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने एक कैरेक्टर हटा दिया तो उसको आयोग एक सब्स्टिट्यूशन एरर मानता है, यानी वो एक फुल मिस्टेक है। ठीक है ना, तो ये पांचवा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यही चीज आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे स्पेलिंग एरर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, स्पेलिंग एरर और सब्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो केस है सब्स्टिट्यूशन एरर का, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वाले चीज पे फिर से मैं वापस आऊंगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, जो कि छठा पॉइंट है। वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि वाक्य रचना में यदि अशुद्धि है, ठीक है, जैसे मुझे जाना है के बजाय मुझे है जाना। अब ये देखिए ये सेम चीज है, चौथा नंबर आपको बताया था मैंने ट्रांसपोज एरर, ये सेम चीज का केस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे जाना है, तो आपने जाना है की जगह है जाना कर दिया है। बात समझ रहे हो, तब ये जो आपका एरर टाइप है वो है ट्रांसपोज एरर, मतलब शब्दों की अदला बदली की गई है, तो ये यहाँ पे वन ट्रांसपोज एरर काउंट किया जाएगा।
ठीक है, तो आपको आशा करते हैं ये पूरा फुल मिस्टेक समझ में आ गया होगा, जो ये कंडीशंस हैं सारे फुल मिस्टेक्स के, ठीक है ना, फुल मिस्टेक्स के, वो आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हाफ मिस्टेक की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका स्टार्ट होता है हाफ मिस्टेक। तो यह ख प्रखंड में क्या लिखा, आधी त्रुटि निम्नलिखित त्रुटियां आधी त्रुटि के रूप में गिनी जाएंगी। तो इसका पहला नंबर हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है हाफ मिस्टेक, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्पेसिंग एरर। स्पेसिंग एरर किसको कहते हैं, तो जहां दो अक्षरों के बीच स्थान नहीं दिया जाता है या दो अक्षरों या किसी शब्द के बीच अधिक स्थान दिया जाता है तो उसे स्पेसिंग एरर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पेसिंग एरर। अब फिर से मैं इस पे आता हूं एग्जाम्पल में, जैसे आपको लिखना था कार्यालय, ठीक है, कोई शब्द दिया हुआ है कार्यालय जिसको आपने लिख दिया है कार्य या उसके बाद लय, बीच में आपने यहाँ पे स्पेस ठूस दिया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं देना था तो वो ये आपने स्पेस डाल दिया है, तो इसलिए ये स्पेसिंग एरर में जाएगा, ठीक है, स्पेसिंग एरर का कैटेगरी है ये, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे लिखना था कार्यालय, यहाँ पे स्पेस है उसके बाद बंद है, तो आपने कार्यालय लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया बंद और है इसी में जोड़ दिया, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं दिया, तो ये भी आपका स्पेसिंग एरर का टाइप है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप दो अक्षरों के बीच में स्पेस देते हैं या दो अक्षरों के बीच से स्पेस हटा देते हैं तो उस केस में ये स्पेसिंग एरर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छे रूप से समझ में आ गई होगी। अब इसके दूसरे खंड में चलते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, एक शब्द में उन सभी गलतियों को गलतियों के रूप में गिना जाएगा, लेकिन किसी एक शब्द में कई की गई कुल गलतियों को उस शब्द के बिल्कुल न लिखने पर एक गलती से अधिक नहीं माना जाएगा। इस चीज का मतलब क्या है, देखिए ये सब चीज लिखने का तरीका ऐसा होता है ना, तो चीजों को घुमा देती है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ये बहुत सरल है समझना। अब ये देखो, ये केस है फुल एरर का यहाँ पे, ठीक है, फुल एरर का मतलब कि अगर आप किसी वर्ड में दो हाफ एरर या तीन हाफ एरर कर देते हो, ठीक है, जैसे हाफ एरर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है आपका स्पेसिंग, ठीक है, एक होता है पंचुएशन, ठीक है, एक होता है आपका स्पेलिंग, ठीक है, तो ये सारे आपका हाफ एरर का केस है। तो अगर मान लीजिए आप किसी शब्द को लिखने में, जैसे आपको कार्यालय लिखना था, आपने पहले का लिखा फिर यह लिखा, उस पर रेफ नहीं डाला, ठीक है, तो ये एक मात्रा का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ने मात्रा नहीं दिया है यहाँ पे, बात समझ रहे हो, मात्रा यहाँ पे आपने नहीं दिया है। उसके बाद ल लिखा है, फिर यहाँ पे स्पेस, मतलब यहाँ पे स्पेस देके ल और यह लिखा है और साथ में कॉमा लगा दिया है, ठीक है, यानी एक शब्द में आपने बहुत सारे हाफ मिस्टेक कर रखे हैं, मतलब दो या तीन कर रखे हैं, हाफ मिस्टेक कर रखे हैं, ठीक है, दो हाफ मिस्टेक कर रखे हैं, तो वो एक फुल मिस्टेक माना जाएगा, वो एक फुल मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, या इसको कह सकते हैं कि उसको ऐसा माना जाएगा कि उस शब्द को आपने लिखा ही नहीं है, जैसे कि ओमिशन एरर हम उसको बोलते हैं, ओमिशन एरर की तरह उसको माना जाएगा कि वो शब्द ही आपने नहीं लिखा है, वो एक एग्जाम्पल रूप से वहां पे लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये पॉइंट नंबर 2 क्या कहना चाहता है, पॉइंट नंबर 2 का मतलब ही यही है कि अगर आप एक वर्ड में ही एक से ज्यादा हाफ मिस्टेक कर देते हैं तो वो एक फुल मिस्टेक के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब ये कि थर्ड पॉइंट क्या है कि स्ट्रोक वर्णों की संख्या दिए गए गद्यांश में स्थान की गणना की जाएगी। अब ये भी आप समझिए अच्छे से, और तदनुसार कुल अभ्यर्थी के टंकन के स्ट्रोक अक्षरों स्थान में अधिक कमी के अंकों की कटौती की जाएगी। अब ये देखिए क्या कहता है एक्चुअल में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि जो पूरा पैराग्राफ है, जो पूरा पैराग्राफ है आपका, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जो पूरा पैराग्राफ है, आप इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पे
एक 600 वर्ड आपको लिखना है मान के चलिए, ठीक है ना? तो ये समझिए हर हर शब्द का एक स्थान है, ठीक है? हर शब्द ऐसे बॉक्स में मान के चलिए ऐसे पटके हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ईज़ी वे में ये चीज़ समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे लिखना था मेरा नाम राम है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ठीक है? अब आपको यही चीज़ टाइप करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे, ठीक है? अब ऐसे करके 600 डब्बे हैं यहाँ पे, ठीक है? और आपको यही चीज़ नीचे टाइप करनी है। अब मान लीजिए कि आप जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं, मेरा नाम राम है, ठीक है? अब वहाँ पे आपने मैं स्कूल जाना चाहता हूँ छोड़ दिए, ठीक है? अब उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आप ऊपर जो डब्बे हैं 600 और नीचे जो आप लिखोगे लास्ट तक, उनके उनमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप 4 वर्ड छोड़ दिए, तो ऊपर 600 स्थान पे 600 स्थान पूरे भरी हुई है, आपने नीचे कितना लिखा है? 594 स्थान या 596 स्थान, ठीक है? तो आपका जो 4 स्थान है वो बच गया है। बात समझ रहे हैं? तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो ऊपर जितने भी वर्ड दी हुई है, आपको उतना ही नीचे टाइप करना है। अगर उससे कम करोगे या उससे ज़्यादा करोगे तो उसका इवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। बात समझ रहे हैं? और अगर आप कम लिखते हो तो आपका जो नंबर है उसी हिसाब से कटेगी। कटने का मतलब क्या है कि अगर आप सही लिखते हो तो आपको एक निर्धारित अंक दिया जाएगा और अगर आप नहीं लिखते हो तो वो अंक आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सिंपल यही है। अब वो अंक कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ये चीज आपको पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गई होगी। अब चौथे वाले चीज की तरफ चलते हैं। इस पे बहुत विशेष ध्यान से इस चीज को आप देखिएगा और समझिएगा। ये क्या है? वर्तनी यानी स्पेलिंग एरर। कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर कोई कैरेक्टर मिसप्लेस को नहीं माना गया है। मतलब कैरेक्टर अगर आप छोड़ दे रहे हो तो उसको स्पेलिंग एरर में ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर में बस मात्रा को ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे में है, ठीक है? आपको में लिखना था, आपने लिख दिया मैं, ठीक है? मैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने मात्रा बदल दिया तो ये स्पेलिंग एरर है। अगर आपको और लिखना था और आपने लिख दिया और, ठीक है? तो ये एक मात्रा का डिफरेंस है, इसलिए आपका स्पेलिंग एरर है। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए आपको लिखना था हैं, आपने लिख दिया है, इसमें भी मात्रा का यहाँ पे अंतर है, इस कारण से ये भी स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग एरर उसी को माना जा रहा है जो कि बस मात्रा से रिलेटेड है। अगर आप मात्रा छोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं, बात समझ रहे हो, उसी को स्पेलिंग एरर ट्रीट किया जा रहा है। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यही चीज मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। यहाँ पाठशाला वाला केस में क्या था कि एक कैरेक्टर बस छूटा है, तो कायदे से तो ये स्पेलिंग में मिस्टेक ही माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? कायदे से तो ये स्पेलिंग ही है। अगर कोई वर्ड आपको लिखना है उसमें आप कोई लेटर छोड़ देते हो तो एक स्पेलिंग एरर होता है। लेकिन यहाँ पे आयोग इसको स्पेलिंग एरर नहीं मानता, इसको सब्सटीट्यूशन एरर मानता है। ये रूल बुक के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप सब्सटीट्यूशन एरर आयोग मानता है। और बस स्पेलिंग एरर उसी को माना जाता है जिसमें बस मात्रा में कोई फेर बदल होगी या फिर जोड़ होगा या घटाव होगा किसी मात्रा में, तो उसको स्पेलिंग एरर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अब नीचे भी पढ़ लेते हैं। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है सबको, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। जो चीज में दिक्कत है मैं वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? आशुलिपि नोटबुक, ये आपका त्रुटि प्रतिशत है। तो इसमें क्या था? पूर्ण त्रुटि प्लस हाफ त्रुटि बाई 2 इंटू 100 अपॉन जितना आपने लिखा है वो, ठीक है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक चीज थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? आशुलिपि नोटबुक अधीक्षक को लौटा दी जाएगी, जानी चाहिए जो आशुलिपि ट्रांसक्रिप्ट के प्रिंट आउट से जुड़ी होगी। मतलब जो स्टेनो के लिए, ये तो खासकर स्टेनो वाले बच्चों के लिए है कि स्टेनो में क्या है कि आप जो शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करोगे वो आपको लौटानी है, ठीक है? साथ ही साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बारे में ये चीज दी हुई है। सेकंड में ये दी हुई है कि जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनको 5 मिनट का डेमो विंडो दी जाएगी ताकि वो अपने सिस्टम को चेक कर सके। डेमो विंडो दी जाएगी। लेकिन एएसआई वालों को बस एक एक मिनट ही मिलेगा, ठीक है? एक एक मिनट ही मिलेगा दोनों शिफ्ट में। उसी में आपको चेक करना है अपना कीबोर्ड, ठीक है? सेटिंग के लिए मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है चेयर वेयर का, तो वो सब आपको उसी 1 मिनट में चेक करना है। ऐसे तो 2 मिनट मिलने चाहिए थे कम से कम, लेकिन इन्होंने बस 1 ही मिनट दिया है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। केवल टाइप की गई सामग्री का ही मूल्यांकन किया जाएगा। हाँ, ये भी चीज़ है कि मान लीजिए आप शॉर्ट हैंड में कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, उस अगर आप और शॉर्ट हैंड में की गई चीज़ को आप टाइप नहीं करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट शॉर्ट हैंड वाली चीज़ को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, आपके टाइपिंग वाले चीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा। जो चीज़ आप टाइपिंग करते हो उसी को इवैल्यूएट किया जाएगा। स्टेनो वालों बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है? और सेम यहाँ पे आप देखोगे, अब नीचे भी अनुच्छेद 2 में आपका रूल सारा सेम ही है। मतलब 600 वर्ड की टाइपिंग होगी, 30 मिनट होगा आपके पास, 2 शिफ्ट में होंगे, अधिकतम अंक आपके 50 दिए जाएंगे, ठीक है। पूर्ण त्रुटि भी इसी प्रकार से सारी, जैसे स्टेनो वाली की पूर्ण त्रुटि थी, सेम आपका भी नीचे भी वैसे ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ भी देखो सेम चीज़ लिखा हुआ है, मुझे जाना है, मुझे है जाना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही समझा दी है, ठीक है ना? तो बाकी सब चीज़ सेम है, बस यही डिक्टेशन वाला पार्ट और पैसेज वाला पार्ट डिफरेंट था, जिसको मैंने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या कि सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जिस जिस प्रकार से आपका रूल बुक काम कर रहा है, सेम आपका सॉफ्टवेयर भी सारे एरर्स को वैसे ही ट्रैक कर रहा है। मैंने एक टेस्ट दिया 29 मिनट और 2 सेकंड का, ठीक है, उसके बाद मैंने सबमिट किया। सबमिट का फंक्शन इसलिए सॉफ्टवेयर में दिया गया है ताकि कोई बच्चा मान लीजिए 15 मिनट में टाइपिंग कर ले, तो उसका समय बचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाए। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखना, मैंने ये टेस्ट दिया है जिसमें से 582 मेरे करेक्ट वर्ड थे। टोटल मैंने 599 वर्ड्स टाइप किए थे, टोटल वर्ड्स 600 थे। बैकस्पेस मैंने नहीं दबाया, मेरा स्पीड बहुत कम है जो कि लुल है, आप देख ही रहे हो, 17 वर्ड पर मिनट। लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक्यूरेसी पे आपको मार्क्स मिलती है, एक्यूरेसी पे आपको मार्क्स मिलती है, तो स्पीड पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड सही मेरा सेम ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एरर किए नहीं है। एक्यूरेसी मेरी जो थी 97% की है, एरर परसेंटेज मेरी 3% है। अब यहाँ पे समझते हैं फुल एरर और हाफ एरर में। मैंने फुल मिस्टेक टोटल 18 किया है, जिसमें से ओमिशन मेरा 9 रहा है, ट्रांसपोजिशन मेरा 1 रहा है, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन एरर मैंने 8 किए हैं। हाफ मिस्टेक की बात की करें तो 6 वर्ड मैंने टोटल हाफ मिस्टेक के किए हैं, उसमें से 2 स्पेसिंग के थे, 2 स्पेलिंग के थे और 2 पंक्चुएशन एरर मेरा रहा है। अब यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे तार लिखना था, सॉरी तारे लिखना था, मैंने तार लिखा है, तो ये एक स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मात्रा को छोड़ दिया है, तो ये एक स्पेलिंग एरर है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसमें मेरे मन को, यहाँ पे मन को लिखना था, मैंने को मन लिख दिया है, तो ये एक ट्रांसपोज एरर है, ट्रांसपोज एरर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखना था केवल एक कहानी नहीं नहीं थी, यहाँ पे बस एक बार नहीं लिखना था, मैंने 2 बार नहीं लिख दिया, एक बार नहीं अब ऐड कर दिया, तो ये एडिशन एरर हो गया। ये क्या हो गया? ये एक एडिशन एरर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे, चित्रकला में गजब की प्रतिभा है, जब मैंने यह फिल्म पहली, तो इतना जो शब्द था मैंने छोड़ दिया, तो ये हो गया आपका ओमिशन एरर, ठीक है। जो कटा हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा मैंने नहीं लिखा था, इसलिए ये ओमिशन एरर हुआ। कितना है आप काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आपका ओमिशन एरर काउंट हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये भी आपका स्पेलिंग एरर है, क्योंकि है में यहाँ बिंदु है, यहाँ पे मैंने बस है लिख दिया है। यहाँ पे अब देखना, ये आपका है स्पेसिंग एरर। कैसे? यहाँ पे लिखना था करता, मैंने क के बाद एक स्पेस दिया और रता लिख दिया, तो ये आपका हो गया स्पेसिंग एरर। सेम प्रकार से यहाँ लिखना था कि हर, जैसे कोशिश करता है कि हर बच्चा, लेकिन मैंने की हर के बीच में से स्पेस हटा दिया, एक साथ लिख दिया, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है स्पेसिंग एरर, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे चलते हैं पंचुएशन एरर में। पंचुएशन एरर कैसे? जैसे यहाँ पे मुझे लिखना था भावनात्मक, लेकिन यहाँ पे कोई भी पंचुएशन नहीं है, जैसे कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉमा लिख दिया है, तो वो एक चला गया पंचुएशन एरर के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और सॉफ्टवेयर आपको आपकी सारी एरर टाइप्स को इसी प्रकार से इवैल्यूएट करता है।
जो आपका एग्जाम में इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि किस वर्ड में मान लीजिए यहाँ पे गजब लिखना था तो ये सारा मैंने छोड़ दिया तो ये ओमिशन एरर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे आपका देखोगे कि यहाँ पे स्पेस वाली जो मैंने आपको कहानी बताई तो यहाँ स्पेसिंग एरर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपनी सारी रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर की बात भी मैंने बता दी। अब चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक डेट दिया था कि डेट नहीं, आपको महीना बताया था कि अप्रैल में एग्जाम, अप्रैल में नहीं होगी, आपका मई में होगा एग्जाम। ठीक है, अब ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? ठीक है, सिंपल चीज है। देखिए, आयोग से आप हमारी बात हुई, ठीक है, आयोग कभी नहीं बताया कि कब एग्जाम होगी। उसका कारण है कि वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल एक चीज है, आपको कहाँ से पता चलेगा कि कब एग्जाम होने वाली है? इसका सिंपल तरीका है, आप सीधे जाइए, किसी की बात पे भरोसा मत कीजिए, कोई कुछ भी बोल रहा हो, स्वयं अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर मान लीजिए गलत अनुमान लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान लगा रहा है तो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा चीज होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी एग्जाम कंडक्शन के लिए, जैसे कोई भी एग्जाम कंडक्ट होती है उसके लिए वेंडर का टेंडर निकलता है। ठीक है, टेंडर निकलता है। टेंडर के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए आपको कम से कम 7 डेज का स्क्रीनिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसके बाद जो वेंडर है, मान लीजिए कोई वेंडर फाइनलाइज हो रहा है, वेंडर फाइनलाइज हो रहा है तो उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 15 से लेके 25 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, अब उसके बाद जब वेंडर के पास मान लीजिए टेंडर आ गई है, अब उसके बाद वहां से आपके पास कम से कम 15 दिन तो होता ही होता है एग्जाम से। अब ये कैसे होता है? क्योंकि जो वेंडर है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से क्रिएट करता है, जैसे कैमरा हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, इन सब का इंस्टॉलेशन हो गया, फिर सारे बच्चों का डेटाबेस में एंट्री हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज एक पूरे प्रोसेस का जो समय होता है वो 15 दिन कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, ये होता ही होता है। ठीक है, और ये सब बात हमें इसलिए पता है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर, जो रेपो सॉफ्टवेयर है, जो कंपनी इस चीज को बनाती है, वो एग्जाम कंडक्शन के जो वेंडर्स होते हैं उनके साथ भी काम करती है। ठीक है, तो हमें विस्तार रूप से इस चीज का नॉलेज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कहाँ से जाके चेक कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो देखिए, कोई भी टेंडर अगर गवर्नमेंट बॉडी निकालती है तो उनको यहाँ पे डालना होता है। ये आप देख रहे होगे, MPESB की वेबसाइट है। ठीक है, वहां पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके आगे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो देखिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहीं दिख जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा टेंडर आया, क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ तो आपको वो सब मिलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखना, यहाँ पे टेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेंडर कोई भी अभी नहीं है अवेलेबल, मतलब अभी इस संदर्भ में इस महीने कोई टेंडर नहीं निकाली गई है। पुरानी टेंडर्स की बात करें तो आप यहाँ एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ई टेंडर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2026 में ये निकली है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी टेंडर है। आप में होगा, आपका जो टेंडर का नाम होगा वो होगा स्किल टेस्ट या टंकन परीक्षा कंडक्शन के लिए आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टेंडर का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अभी तक कोई टेंडर निकली नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया अगर टेंडर निकलती है तो यहीं पे आपको, जिस दिन निकलेगी उसी दिन आपको यहीं पे शो हो जाएगी। साथ ही साथ जो कंपनी टेंडर इस चीज में प्रोक्योर कर रही है, जिसको ये टेंडर मिल रहा है, उनकी भी जानकारी यहाँ पे नोटिस में साझा की जाती है कि हाँ, इस टेंडर इस कंपनी को ये जो है मेमोरेंडम मिला है इस चीज को कंडक्ट कराने की, तो ये भी नोटिस में आती है। बात समझ रहे हैं? तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कब आपका एग्जाम होगा। तो अभी तक जब टेंडर नहीं आई है तो आप बात समझ लो, जब टेंडर आने के बाद आपका 25 दिन प्लस 15 दिन लगता है, तो आप 1 महीना मान के चलो, 1 महीना लगता है, तो अभी तो टेंडर ही नहीं आई है तो कितना टाइम लग सकता है? ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता दिया कि कब एग्जाम आपका होने वाला है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि सर सॉफ्टवेयर में कहाँ से वन वर्ड कर सकते हैं, तो नीचे देखिए, MPASI में जब आप जाओगे, सॉरी, MPASI में आप जाओगे, यहाँ पे आपको कोई भी एक्सरसाइज खोल लो तो नीचे आप देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स आपको दी गई है। सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स है, जैसे वर्ड प्लस एरर, ये हाईलाइट की सेटिंग है, वर्ड प्लस एरर हाईलाइट के लिए सेटिंग है। ये ओनली वर्ड के लिए सेटिंग है जो अभी आप देख रहे हो, इसमें बस ओनली वर्ड टाइप होगा, हाईलाइट होगा।
नीचे नो हाइलाइट, अगर आपको हाइलाइटर हटा के भी करनी तैयारी तो आप हाइलाइटर को यहाँ पे बंद कर सकते हो। साथ ही साथ इसके जस्ट बगल में वन वर्ड बैक स्पेस है, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो वन वर्ड बैक स्पेस ही बस अलाउड होगा, मतलब एक शब्द तक ही आप एडिट कर सकते हो। नो बैक स्पेस का मतलब है कि आपका बैक स्पेस एकदम बंद हो जाएगा, आप बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड में ऑप्शन दी हुई है फुल बैक स्पेस का, मतलब आप पूर्ण तरह से पूरा बैक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है वन वर्ड बैक स्पेस पे और ओनली वर्ड हाईलाइट पे करके, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे रिमिंगटन गेल की कर रहे हैं, यहाँ पे रिमिंगटन गेल सिलेक्टेड है, जो इंस्क्रिप्ट की कर रहे हैं सिंपली उसको यहाँ पे इंस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो यहाँ पे इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग कर पाएंगे। वहां पे एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दी जाएगी। अब बात करते हैं स्टेनो वालों बच्चों के लिए भी, कि वो स्टेनो वाले बच्चे कहाँ जाके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भैया देखो, आपको सिंपल लर्न टाइपिंग पे जाना है। वहां पे अगर आप गेल में तैयारी कर रहे हो तो गेल पे जाओ, इंस्क्रिप्ट में कर रहे हो तो इंस्क्रिप्ट पे जाओ, ठीक है। दोनों पे जाओगे तो लास्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला, ये है आपका स्टेनो मोड। स्टेनो मोड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिक्टेशन की स्पीड दी हुई है, जैसे 50 वर्ड पर मिनट की। लेवल 1 में जाओगे तो 80 वर्ड पर मिनट की, लेवल 2 में जाओगे तो 100 वर्ड पर मिनट की, और साथ ही साथ लेवल 3 भी दी हुई है जो कि है 120 वर्ड पर मिनट की। तो आप जाके यहाँ पे आराम से अपनी स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हो। सिंपली आपको इस पे जाना है, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे डिक्टेशन आपकी आएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू हो जाएगी। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक, भारत पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगी। इस फैसिलिटी के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगी, क्योंकि सारा डिक्टेशन सर्वर से ही आता है। दूसरी बात, जिन बच्चों का शॉर्ट हैंड प्रिपेयर हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंपली स्टार्ट टाइपिंग वाले पे क्लिक करके आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका वन वर्ड बैकस्पेस, फुल बैकस्पेस, नो बैकस्पेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन स्टेनो वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका बैकस्पेस पूरा इनेबल्ड ही रहेगा और उसमें कोई हाईलाइट वाली चीज़ें होती नहीं है। तो आपका फुल बैकस्पेस का भी प्रावधान देखने को मिल सकता है स्टेनो वालों के लिए, ठीक है। आप जब यहाँ पे टाइपिंग करोगे, करने के बाद जब आप सबमिट करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीडोमीटर भी यहाँ पे है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे टाइपिंग करके उसके बाद जब सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट पे स्टेनो वाले भाइयों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये डिक्टेशन में वर्ड थी, यहाँ पे देख रहे होगे यूथ 20, आपने मैंने कुछ और लिखा है ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, किन्हीं बच्चों को एक्यूरेसी में दिक्कत है, तो वो सिंपली स्पीड बूस्टर मोड पे जाके भी अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपकी 20 की स्पीड तो होनी ही चाहिए, तब जाके आप 600 वर्ड का पैसेज अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 20-22 की स्पीड लाने के लिए भी आपको इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करने की सुविधा दी गई है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप आराम से इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा को बेहतर रूप से क्लियर करने में आप सक्षम रहेंगे। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से जितनी हो सकती थी, मैंने सरल तरीके से आपको सब चीज़ समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कोई भी सवाल हो, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, या तो आप वेबसाइट पे दी गई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारे एग्जीक्यूटिव से भी आप बात करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी वीडियो, पहली भी वीडियो मैंने बनाई, सेकंड वाले में भी बनाई, 3 दोनों को बनाने के बाद भी बार-बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर बैकस्पेस के नंबर कटेंगे कि नहीं। भैया, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, वीडियो में भी बैकस्पेस का कोई नंबर नहीं कटता है, ठीक है। बैकस्पेस पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं कटता है, ठीक है। हाइलाइटर में आपको ओनली वर्ड हाइलाइटर पे ही प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, और यहाँ पे जो फॉन्ट इंक्रीज का भी डिक्रीज का भी जो फंक्शन है वो भी दे रखा है। यहाँ पे देखोगे राइट साइड में ऊपर में, फॉन्ट इससे छोटा कर लो आप, जो पहले वीडियो में मैंने फॉन्ट के बारे में बताया था उतना पे आप कर लो, या किसी को दिक्कत है तो वो बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को टाइमर पॉज करना है तो कर सकता है, और बीच में सबमिट करना है तो सबमिट भी कर सकता है। ये बस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा चीज़, और आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से करोगे। तो
ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह जो मैं आप सबको बोलता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।